जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब भी किया और माशी टीम से मुलाकात भी की और उसके बाद अनाउंस किया कि 10% सुपर टैक्स लगाया जाएगा 13 मुख्तलिफ शोबों पर और ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स होगा। और साथ में उनका ये भी एक दावा है कि आम सारिफ पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो बार बार एक मुतालबा था कि गरीब पर टैक्स पड़ता है और अमीर पर टैक्स नहीं पड़ता, तो एक तो ये हुकूमत ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अमीर लोगों को भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सवालिया निशान ये है कि ये कोई नए टैक्स पेयर नहीं होंगे, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं ये टैक्स उन्हीं पर ही मजीद टैक्स लगा दिया गया। एक बात तो ये है। और दूसरा, अगर आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं इस हफ्ते की, तो महंगाई 28% को भी क्रॉस कर गई है। रोज़मर्रा की चीज़ें हर हफ्ते तकरीबन महंगी हो रही हैं। जब मुझे याद है कि जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और मौजूदा हुकूमत आई है, किसी चीज़ में आपको कीमतों में कमी होती दिखाई नहीं दे रही। तो अवामी रिलीफ जिसका इस हुकूमत ने दावा किया था, इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया इसलिए गया था कि हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई अवाम को रिलीफ देने के हवाले से, तो अब ये हुकूमत किस हद तक कामयाब है, क्योंकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो शदीद अबतर हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए मैंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहबर वफाकी वजीर जनाब सरदार सलीम हैदर साहब ने। सलीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सरदार साहब आपकी इजाज़त से चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो जिस पे आज शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब भी किया, आपने भी सुना होगा। आपका ही मुतालबा था, मुझे याद है, कि ये अमीरों पर टैक्स नहीं लगता, गरीबों पर बार बार लगता है। तो आज आप तारीफ करेंगे मौजूदा हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की भी, कि उन्होंने अमीर तबके पे टैक्स लगा दिया। सर देखिए, ये जो है ना टैक्स देने वाले तो पाकिस्तान में कोई आप कह लें कि सरकारी मुलाजिम मिला के बनते हैं कोई 14-15 लाख लोग जी, ठीक है, जबकि सरकारी मुलाजिम 35 लाख है, या जो मुलाजिम तबका मिला के बिजनेसमैन बड़े थोड़े लोगों पे टैक्स है। सो हमारा मुतालबा बेसिक हमेशा से ये रहा है कि आप टैक्स नेट को ब्रॉड करें और टैक्स का परसेंटेज कम करें और बिजनेस को सपोर्ट करें। सो यहाँ पे ये जो लोग जिनकी आप पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो छुपा नहीं सकते, वो आदत है नेट में। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे अमीर है। मैंने लिबर्टी में अगर देखें तो लिबर्टी में कितना टैक्स है, और लिबर्टी में कौन सा ऐसा शॉपकीपर या पहले प्लाजे वाला है जो अमीर गरीब है। सो बेसिक ये बात है, हमारा मुतालबा या किसी भी सेंसिबल आदमी का मुतालबा जो अमीरों से टैक्स है वो ये है कि मुझे आज भी बताया कि स्लीव फैब्रिक कितना टैक्स देता है, ठीक है। ये बाकी लोग यहाँ पे लिबर्टी में बैठे हुए, इस तरह मुस्लिम आजम मार्केट में कितना लोग टैक्स देते हैं। सो आज जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो 30 करोड़ से ऊपर लोग हैं उनको 10% टैक्स नया लग गया। अब 10% नया टैक्स लगने का मतलब तकरीबन 40% टैक्स हो गया। अब दुनिया पूरी में ये है कि टैक्स जो है वो थोड़ा है और उससे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बिजनेस प्रमोट करते हैं। और ये जो टैक्स लगा है 10% सुपर टैक्स जो लगा है, इसका बेसिकली ये आपकी इंडस्ट्री इनकम्पिटिटिव हो गई, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, ये कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। ये पास ऑन होना है। एक चीज क्लियर कर लें सर, एक चीज मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने दोनों ने कहा है कि आम सारिफ पे उसका असर नहीं पड़ेगा, ये हमने उनकी इनकम पे टैक्स लगाया है। सर दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों ने बड़ा ब्लैंकेट झूठ बोला है, बेशर्मी से बोला है। ये तरीका नहीं है अगर आपका लेके बात करने का कि जो चीज बढ़ गई टैक्स आपके 30 से 40% हो गया, तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स है, उस टैक्स ने आप पहले ये हो गया इनकम पे जब हो गया तो प्रोडक्ट पे 4-5% ये टैक्स चला जाएगा। 10% अगर इनकम पे टैक्स है तो 3 से 4% ये इनकम आप पहले कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी हर चीज की, या कास्ट आप पहले जो उसकी प्राइस है प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। अब प्राइस बढ़ गई तो इसका मतलब है कि आपने एक्सपोर्ट कर लिया तो आप इनकम्पिटिटिव हो गए। अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो फिर भी आप इनकम्पिटिटिव हो गए, ठीक है। और अगर आपने मुल्क के अंदर बेचना है तो इंपोर्ट अपना सब्स्टिट्यूशन ना भी हो तो फिर आपका यू कैन से कि आप कह रहे हैं कि देयर इज नो रिलीफ फॉर जनरल पब्लिक एज वेल। सरदार सलीम हैदर साहब, ये रिलीफ नहीं बल्कि ये तो एक हो गया सेटबैक आ गया ना। रिलीफ तो आपने डिफरेंट अपोजिट लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप करें 4 से 5% प्राइस का सेटबैक आ गया और एक्सपोर्टर को भी सेटबैक आ गया। और सर बिल्कुल ठीक है। सरदार सलीम हैदर साहब, सर आपने इनकी हुकूमत भेज दी कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा और नाकाम माशी पॉलिसीज हैं। सर आपकी माशी पॉलिसीज ने भी वही बेड़ा गर्क किया जो इन्होंने किया हुआ था, बल्कि उससे भी बदतर कर दिया आप लोगों ने। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अदनान साहब, ऐसे एक तो ये जो आप
अभी टैक्स की बात कर रहे थे, ये जो 10% टैक्स लगा है ये वन टाइम है और ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में वन टाइम ये टैक्स लगा है और इसका आवाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चीमा साहब की अपनी राय है, वो जरूर कैसे नहीं पड़ेगा। चीमा साहब ने तो एक्सप्लेन कर दिया ना सर, जब आप एक इंडस्ट्री से ले रहे होंगे तो वो टैक्स सारिफ पे तो जाएगा ही जाएगा, वाया प्रोडक्ट ही जाएगा ना सर। देखें, ये बात इस तरह है कि एक दफ़ा का टैक्स है और अगर बार बार हर साल आप 10% उन पे लगाएंगे तो फिर वो सारिफ पे जाएगा। एक दफ़ा उन्होंने अपनी आमदनी पे टैक्स देना है जो 30 करोड़ से ऊपर है और वो किसी तरह भी जो है वो सारिफ पे नहीं जाएगा। दूसरी सूरत हाल ये है, जैसे आपने कहा माशी पॉलिसियाँ इंशाल्लाह अभी तो देखें ना 2-2.5 महीने हुए हैं और मुल्की हालात ऐसे थे। अब ये एक रूटीन की कार्रवाई है कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली पे कहती है कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो मुल्क की जो सूरत हाल है, इकानमी की सूरत हाल है, महंगाई है और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये सारा कुछ जो तबाही हो गई है वो इन 2.5 महीनों में तो नहीं हुई कि 2 महीनों में सारा कुछ ही गायब हो गया है मुल्क से। 2 महीनों में उसका जवाब दे तो आपको होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उसका हम जवाब दें हैं और जो हमारा टाइम है इसमें आप देखेंगे कि अगले 2-3 महीने में इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अभी आप देखें आटा 1350 का था, अभी 950 पे आ गया है और पाम ऑयल जो है वो उसके भी आ रहा है और वो भी अब नीचे आना शुरू हो जाएगा। चीनी जो है 70 रुपए पे है। जब ये चंद चीज़ें जो आवाम की रोज़मर्रा की ज़रूरत है जब वो नीचे आएंगी तो फिर सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी तरफ आना शुरू। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें, डॉलर की पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, बढ़ती महंगाई सर, आप बेरो स्टैटिस्टिक आपका बिल्कुल सही है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई बढ़ी है इन 2-2.5 महीनों में। इसमें तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी तो वो तो फिर एक गलत बात होगी। महंगाई बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन ये महंगाई अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह नीचे आएगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आलमी मंडी में बढ़ी हैं, हमने बड़ी कोशिश की उसको रोक के रखा आपके सामने, पहले 15 दिन दूसरे 15 दिन, लेकिन IMF के साथ जो मायदा था मजबूरी थी वो करना पड़ा क्योंकि उसके बगैर कोई चाराकार नहीं था। अभी जो है वो चाइना की तरफ से कुछ सपोर्ट आ गई है, इसके बाद IMF की आ जाएगी, फिर वर्ल्ड बैंक से, एशिया बैंक से, और फिर मामलात इंशाल्लाह जरूर बेहतरी की तरफ। अच्छा चीमा साहब, ये बार बार क्लेम करते हैं, यू आर एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर एज वेल, कि चीनी और आटा हमने सस्ता कर दिया। ये क्या बात, ये दावा दुरुस्त है इस हुकूमत का सर? नहीं, पहली बात तो ये कि चीनी जो है ये कभी ये जो प्रोडक्शन इस साल आई है 7.4 मिलियन टन, 74 लाख टन प्रोडक्शन आई है। ये 74 लाख टन जो प्रोडक्शन है ये है बेसिकली 1 साल और 4 महीने की चीनी जी। पहले हम पैदा करते थे 1 साल के लगभग, ये 11 महीने की या 13 महीने की। इस साल पैदा हुई है चीनी 16 महीने के लिए काफी है ये। सो दुनिया में इस वक्त चीनी है तकरीबन को 118 रुपए, इंटरनेशनल मार्केट में रेट है चीनी का 118 रुपए। हमारी जो प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छी हुई है, तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई तो वो पड़ती है 77 रुपीज में। 70 मतलब 20% मुनाफा इंडस्ट्री का डाल के, 4 रुपए इसके रिटेलर के डाल के, होलसेलर के डाल के, तो 76 या 77 रुपये में पड़ती थी। अच्छा, वो चीनी हमने उसका रेट फिक्स किया 85 रुपए। 85 रुपए जब रेट फिक्स किया तो उसके लगभग इस वक्त 88 या 90 रुपये चल रही है। तो उसकी वजह बेसिकली ये है कि चीनी की सप्लाई ज्यादा है और उसके आपके जमाने में 150 रुपए हुआ करती थी सर, 120-30 तो एक नहीं, वो तो आई ना, एक बार आई जब आपका प्रोडक्शन थोड़ी आई तो आई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हमने जब प्रोडक्शन को बेहतर किया, पहले हम पिछले साल हमने मेंटेन किया, हमने मतलब जरूरत मुताबिक पैदा की। इस साल हमने 1 साल 4 महीने की 16 महीने की जब पैदा की तो उसकी प्राइस रिवर्स चली गई। तो हमेशा पाकिस्तान में अक्सर चीनी नॉर्मली पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट ज्यादा होती थी। अब जब हमने पैदावार बढ़ाई है तो चीनी की आप कह लें कि इंटरनेशनल मार्केट से नीचे है मार्केट इस वक्त। दूसरी बात है आटे की। आटे के हवाले से बात करें तो आटे के इस वक्त मार्केट में 3 रेट हैं। चक्की का आटा 100 रुपए किलो है, और ये जो आप कह लें कि सुपर आटा जिसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर जो बेच रहा है, उस आटे की कीमत इस वक्त 76 रुपए किलो। अच्छा, 76 रुपए किलो, और मैदे की कीमत 82 रुपए किलो है। और एक आटा है जो आप कह लें गवर्नमेंट बेच रही है, यू कैन से के एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, वो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा है, लेकिन वो उस पे कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट के चीनी और आटे की कीमतें कम है आम सारिफ के लिए, और पाम ऑयल की भी नहीं, कुकिंग ऑयल की। इसका आटे का जाता है कि चीनी का बिल्कुल नहीं जाता, चीनी का हमें जाता है। चीनी का क्रेडिट हमें जाता है, और आटे का जो है वो इन्होंने उसकी सब्सिडी बढ़ाई है, तो अगर सब्सिडी इन्होंने बढ़ाई है तो सब्सिडी क्रेडिट उनको जाना चाहिए। बाकी यह है कि जो चीनी अपना गंदम की पैदावार करके गए हैं, हमने 26.5 मिलियन टन की है। 26.5 मिलियन टन जो इस वक्त यहाँ पे 2200 रुपए की हमने खरीदी। इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट अराउंड 4000 रुपया था मन का।
4000 की गंदम जो इंटरनेशनल मार्केट में थी पाकिस्तान में, वो 2200 रुपए में हमने चलो एक क्रेडिट तो चीमा साहब आपने दे ही दिया ना इस गवर्नमेंट को सर, आटा की कीमत जो कीमत क्यों सरकार नहीं, वो मतलब हमारा काम ये तो नहीं कि ना क्रेडिट देना काम नहीं है। जो जो जो, जो अच्छा करेगा वो हम कहेंगे अच्छी बात है, जो बुरा कहेंगे वो बुरा कहेंगे। मैं यहाँ झूठ बोलने तो नहीं आया ना, सच बोलने आया हूँ ना। तो मैं आपके प्रोग्राम में आके झूठ बोलने को नहीं आया। अच्छा चलो मैं आज सरदार साहब वैसे आज तुझे भी कोई ना बारे को चंगी गल कर जाओ कि इन लोगों ने भी कुछ 4.5 साल नहीं, मैं इनके बारे में चली बात ये करता हूँ ईमानदारी से, मैं सही बात कर रहा हूँ कि चीमा साहब से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन इनकी टीवी प्रोग्राम में देखता रहा हूँ। मैं यकीन करें कि इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ कि ये बात जो है वो सही करते हैं, इसमें कोई शक शोबे बात। कई टीवी प्रोग्राम्स में मैंने देखा कि इनसे आगे से गुफ्तगू जो है वो ज़रा उस लेवल पे अच्छे तरीके से नहीं हुई, लेकिन ये फिर भी अखलाक के दायरे में रहे और इन्होंने जो क्रेडिट जिसको जाता है ये देते तो हैं। आप भी देना कोई क्रेडिट चीमा इनको। साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। नहीं अब इनको क्रेडिट देना, इनकी माशी पॉलिसी आपसे बहुत अच्छी थी सर। स्टैट ये बताते, फिगर्स ये बताते हैं। सर कौन से फिगर्स ये बताते हैं महंगाई कि माशी पर? सर इनकी दफा बात ये 12 पे छोड़ के गए थे, आप 28 पे ले गए। ये पेट्रोल 150 रुपए छोड़ के गए थे, आप 250 पे ले गए। देखें हम तो आई उस वक्त ना कि जब बिल्कुल धड़म तख्ता होने वाला था, हमें टाइम तो देना। ना आते ना सर, देखिए लेट ना, हो जाते थे। हमें टाइम दें। ये 14 महीने हैं, अगले 6 महीने भी हम ले सकते हैं। उसमें आप देखें जाना है फिर इलेक्शन में, अगर हमारी कारकर्दगी ना ठीक हुई, इनकी ज़्यादा बेहतर हुई तो लोग इनकी तरफ चले जाएंगे। और अब वो बात तो है कोई नहीं कि कारकर्दगी छुप तो सकती नहीं है, इनकी जो है वो भी लोगों के सामने है, हमारी जो होगी वो भी सामने है। और ये इन 2-2.5 महीनों की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे चीमा साहब की तरह एग्री किया कि चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन किसी भी आप फिर ये भी क्लेम नहीं, ये भी नहीं मान रहे ना कि आप नाकाम रहे, आपकी माशी टीम नाकाम रही जिसके आप दावे करते रहे पूरी पीडीएम। देखिए नहीं, उसको आप नाकाम कैसे कह सकते हैं? 2.5 महीने में आप अभी ठीक तरीके से बंदा सीट पे भी नहीं बैठता, आप उसको नाकामी या कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकते। इसको चलने दें 6 महीने कम अज कम, हालांकि 6 महीने कुछ नहीं होते, लेकिन 6 महीने में अगर सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो फिर हम नाकाम। अच्छा चीमा साहब मुझे याद है कि आप भी इसी तरह का जुमला बोलते थे जब हम आपका एहतसाब क्या करते थे। आप कहते यार 5 साल तो पूरे होने दो ना, फिर हम बात करेंगे 5 सालों में क्या किया। कि ये भी इनका क्लेम किसी हद तक दुरुस्त तो है सर कि 2.5 महीने में हम इनको कटहरे में खड़ा कर दें कि आपने सत्यानाश कर दिया पूरी इकोनॉमी का। ये पॉसिबल भी नहीं है, आप भी समझते हैं इस चीज को कि इकोनॉमी का जो अब हाल है वो इन 2.5 महीनों की वजह से तो नहीं हुआ होगा सर। नहीं वो देखिए मैं आपको बताऊं, एक ना ये जो है ना फिक्रा के ये 2.5 महीनों की वजह से नहीं हुआ। ये बाद सिचुएशन में ये फिक्रा ठीक हो सकता है, लेकिन बाद सिचुएशन में फिक्रा गलत होता है। मसलन मैं जैसे एक बात बताऊं कि आपके प्रोडक्शन सेंटर जो हैं 2 होते हैं, किसी भी मुल्क के प्रोडक्शन सेंटर 2 हैं, एक उनकी ज़राअत और दूसरा आपका होगा इंडस्ट्री। अच्छा, ये 2 चीजें हैं जो प्रोड्यूस करती हैं या वैल्यू एडिशन करती हैं। आपको फिर अगला सर्विस सेक्टर जो है वो इसी का कमाया हुआ या पैदा किया हुआ बेचता है या उसे वो अर्न करता है, ठीक है, या उसमें वैल्यू एडिशन करता है। फिर तीसरा जो सेक्टर इनको सपोर्ट करता है, आप पहले इंडस्ट्री को और ज़राअत को, वो है आपकी ट्रांसपोर्ट। अब ये तीनों सेंटर जो हैं प्रोडक्शन के या प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने वाले, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट, ये एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी इस मुल्क में इतनी महंगी हो गई कि डेवलप वर्ल्ड के बराबर चली गई, यूरोप और अमेरिका के बराबर ये चली गई। तो अब यहाँ पे इनकम्पिटिटिव हो गई आपकी ज़राअत, इनकम्पिटिटिव हो गई आपकी इंडस्ट्री। किसकी वजह से चीमा साहब, किसकी वजह से? इनकी वजह से वजह देखो, सुने मेरी बात सुने। ये जो तेल है, आज ये तेल है $110 का, ये $112 का बैरल। ये आप यू कैन से कि 9 अप्रैल का तेल की आप निकालें, वो यही रेट है। 9 अप्रैल को भी बैरल का रेट यही था और आज भी बैरल का रेट। यू आर गिविंग सब्सिडी ना सर, यू आर गिविंग सब्सिडी पर लीटर। भाई देखें, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे दौर में कर्जे बड़े हों, हमने कहीं आप कह लें कि कोई यू कैन से कि कोई ऐसा सेटबैक आ गया इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे, स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, तो फिर आप ये इल्जाम हम पे लगा सकते हैं। अगर हमने कमा के और हमने सब्सिडी दी है, जिस तरह आटे की सब्सिडी मैं इनको शाबाश दे रहा हूँ कि आप दे रहे हैं, ठीक है, तकलीफ दें सबके को, तो इसी तरह हमने तेल की सब्सिडी दी तो कमा के दी। हमारे पास हमने उसके फंड मुख्तस किए, हमने अपने अर्न किए हुए टैक्स से, कलेक्ट किए हुए टैक्स में से दिए, उसके फंड दिए। उससे हमने अपनी इंडस्ट्री को सस्ता रखा, उससे हमने अपनी इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव रखा, ज़राअत को कम्पिटिटिव रखा, ट्रांसपोर्ट को कम्पिटिटिव रखा। और यही चीजें हैं जो बेस बनती है किसी कारोबार की या इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेस बनती हैं। देखें, इस वक्त तकरीबन तेल की जो सेल है
पिछले साल हमारी 17% तेल की सेल बढ़ी, 17% जब तेल की सेल बढ़ी, आपकी 11% हमारी बिजली की कंजम्पशन बढ़ी। अब ये एक ना अदनान इस बात को अंडरस्टैंड करें जी कि जो आपका जीडीपी ग्रोथ होता है, जीडीपी ग्रोथ से डबल जो ग्रोथ होती है, ये होती है आपकी एनर्जी कंजम्पशन की। हमारा जीडीपी ग्रोथ 6% था, तो इसका मतलब 12% आपकी बिजली की या आपके एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपकी आज बिजली की कंजम्पशन कम हो जाए, हम पैदा कर रहे थे पिछले 24,000 मेगावाट, ये 25,000 मेगावाट, आज ये 18 कर रहे हैं। अगर बिजली की कंजम्पशन कम हो रही है तो जीडीपी ग्रोथ कैसे हो सकती है? इसी तरह अगर आपका तेल की सेल 20% कम हो जाए, तेल की सेल अगर, कल मैंने डाटा निकलवाया मोटरवे का, बल्कि फौज चौधरी निकाला, मैंने एक फिगर दी तो उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए फौज चौधरी ने डाटा निकलवाया, तो 17% आपकी जो है जो ट्रैफिक है मोटरवे पे कम थी, जीटी रोड पे इससे ज्यादा फर्क था। अब अगर ट्रैफिक आपकी कम होगी 17%, तो इसी तरह आपकी तेल की भी आप कह लें कि कंजम्पशन कम हुई, तो इसका मतलब आपका जीडीपी ग्रोथ पीछे जा रहा है। ये जीडीपी ग्रोथ कम हो गई। इस साल हमने जीडीपी ग्रोथ की है 6%। इन्होंने सर दिस मैटर अल्टीमेटली कि आवाम को फायदा हुआ कि नहीं हुआ सर, जो कि अभी तक आवाम का ये हुआ कि ब्रेक पे जा रहा हूँ और ब्रेक के बाद मुत्तहिदा हुकूमत से पूछूंगा कि क्या खोया इन लोगों ने और क्या पाया इन 2.5 महीनों में। वेलकम बैक। मुत्तहिदा हुकूमत को अल्टीमेटली जाना तो अवाम के पास ही है ना। अवाम को दो जवाब देने पड़ेंगे, एक तो खान की हुकूमत क्यों गिराई अगर माशियत या माशी मसाइल संभलते नहीं थे, हल नहीं होते थे, और दूसरा वोट मांगना भी तो है ना वो किसी मुंह से। सरदार साहब आपने हल्के में जाना है सर, कैसे जाएंगे अगर यही माशी हालात रहे तो? सर माशी हालात इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएंगे। ये तो व्यवस्था है, और सदर से उम्मीद है बाहर रख की बात है ना, बड़े तकड़े होके जाएंगे, अभी भी रोजाना की बुनियाद पे जा रहे हैं। चीमा साहब देखे ना, जैसे पहले कह रहे थे ज़राअत और अपना इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट, तो ज़राअत अब ये अगर ज़राअत कोई ऊपर नीचे हो गई है अदनान साहब, तो उसमें 2.5 महीने में तो कोई ऐसी फसल ही नहीं थी कि कोई हमने ऐसी नाकामी कर दी या कोई ऐसी गलत पॉलिसी कर दी जिसकी वजह से ज़राअत को नुकसान हो गया। तो इंडस्ट्री भी इसी तरह है कि 2.5 महीने में हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इंडस्ट्री तबाह हो गई। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के हवाले से है और एनर्जी के हवाले से 3.25 साल में आप देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कौन सा एनर्जी का ऐसा मंसूबा लगाया कि जिसकी वजह से मुल्क में जो है वो एनर्जी बेहतर हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल बड़ी रियल बात कर रहा हूँ कि 2.5 महीने की ये जो कारकर्दगी है वो सारा पिछला 4 साल का हम पे डाल के और 2.5 महीने में सारा कुछ हमने तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा ख्याल है ये जो है वो सही बात नहीं है। आपने नारा इमरान खान को भेजा क्यों था कि मुल्क के माशी हालात बड़े बुरे हैं, इकोनॉमी डूब गई, हम ठीक करेंगे, वो नहीं हुई ना। हम तो इस पर सवाल नहीं, क्यों नहीं ठीक हुई? देखें आप कमाल करते हैं, माशी हालात बुरे थे तो ये हालत आ गई है, तो अब 2.5 महीने में जो है वो नहीं ठीक हुई। नहीं सर, देखिए ना, जब इमरान खान वजीर आजम थे वो स्टैट निकालें और आज निकाल लें, क्या तो इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि बड़े अच्छे स्टैट थे उनके टाइम में। क्या स्टैट अच्छे थे? जबानी स्टैट तो हर टाइम का डॉलर, पेट्रोल, डीजल, अशिया, डॉलर कितने पे था? पेट्रोल डीजल जो है उसमें देखें ना, देखें जो सस्ता 10 रुपए किया है इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब को ये नजर आ गया था कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने वो खुद कहा। देखें शेख रशीद साहब ने, इनकी सारी पार्टी के जो लीडरशिप है उन सब ने कहा हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। यही बारूदी सुरंगें थी ना कि 10 वो जो सब्सिडी दी इन्होंने पेट्रोल डीजल पे, इस वजह से कि IMF के साथ जो मुआहदा है वो सिरे न लगे, इनको कोई चीज़ ना मिले, ये रोएं, ये सर पकड़ के बैठे रहें। तो ये वो बारूदी सुरंगें थी। अच्छा चीमा साहब, उससे पहले पेट्रोल डीजल क्यों नहीं सस्ता? चीमा साहब अगर सरदार साहब को आप रिस्पॉन्स करना चाहें कर दीजिएगा। दूसरा सर मेरा कंडीशनल सवाल है, थोड़ी देर के लिए चीमा साहब मान लें कि अगर इनके ये माशी मसाइल हल कर लेते हैं अगले 1 साल में, तो इनको पॉलिटिकल फायदा और इमरान खान साहब को पॉलिटिकल डैमेज क्या हो सकता है सर? देखें बेसिकली हम ना मान तो जरूर लें कि अगर जिस डायरेक्शन में मईशत की बेहतरी होती है उस डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो जीडीपी ग्रोथ ने रखा है, जीडीपी मतलब मईशत की जो सिमत दुरुस्त होनी है 2 जगह। पहली बात होगी जीडीपी ग्रोथ क्या है, अच्छा मतलब जैसे इनकम बढ़े आपकी। दूसरा होगा ओवरऑल के आपकी मईशत जो है ये हैव नॉट्स को किस तरह सपोर्ट करती है, यानी रोजगार किस तरह लेके आती है, जो ज्यादा पुअर लोग हैं उनके खुराक का बंदोबस्त किस तरह करती है, या आप कह लें कि यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये 2-3 चीजें ना। अब ये जो पॉलिसी आई है, मैं एनर्जी महंगा होने की जो बात कर रहा था, एनर्जी महंगी होने के या एनर्जी कम होने की, बिजली के लोड शेडिंग हो गई।
और तेल महंगा हो गया और बिजली महंगी हो गई, गैस भी महंगी हो गई, 3 ही एनर्जी के सोर्स हैं। और मॉडर्न इरा जो है इसमें आप कह रहे हैं कि एनर्जी जो है ये इसका जो कंपोनेंट है बड़ा होता है खुराक से। अच्छा, अब अगर एनर्जी महंगी हो गई है 40% से लेकर 80% तक या 100% तक महंगी हो गई है, तो जीडीपी ग्रोथ जो है ये 5% का है, ये जाएगी 2% पे। 2% अगर जीडीपी ग्रोथ है और 2% ही आप कह लें कि आपकी पॉपुलेशन जो है ग्रोथ है, तो इनफैक्ट आपके लोग बड़ी तेजी से पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। जैसे वन थिंग। सेकंड ये है कि जिन लोगों ने फिर आप सेकंड ये देखें कि यहाँ पे खुराक कितनी महंगी है। खुराक महंगी होने का मतलब साहब आप ये बता रहे हैं कि आपका ये अपना एनालिसिस है कि ये फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है? ये आप कह लें कि मेरी विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये इकोनॉमिक और यू कैन से कि जो एनालिसिस है उसकी बेस पे है। ये मेरा ये कोई आप कह रहे मेरी खास नहीं है, ना को मेरे को विशफुल थिंकिंग है, खुदा न खास्ता। ये आप लिख लें, अब टाइम भी नोट कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ होगी 2 से लेकर 3% के दरमियान होगी, 2.5% 2.25% के दरमियान। एक मिनट इसमें जरा कंक्लूड करें, टाइम खत्म हो रहा है सर। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जो माशी मसाइल का नारा लगा के ये गवर्नमेंट आई थी वो माशी मसाइल हल नहीं हो रहे, हल होने की बजाय वो बढ़ा रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं कहूँ इतने ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर आपने आज सुना, आज मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा दिवालिया नहीं हो रहा, तरक्की की राह पे जा रहा है। सर देखें, ये जोकर है, फ्रैंकली मुझे सही लफ्ज बोलने से ये जोकर हैं। ये जोकर भी हैं और झूठे भी हैं। झूठे जोकर कह लें, झूठे जोकर कह लें, एक लफ्ज बोलना झूठे जोकर कह लें, अजीब सी बात है, नॉनसेंस बात है कि अगर आप एनर्जी महंगी कर दें तो तरक्की कर जाएगा मुल्क, आपकी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाए तो आप तरक्की कर जाएगा मुल्क, आपके कर्जे बढ़ जाए मुल्क तरक्की कर जाएगा। ठीक है, देखें अगले महीने से $500 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हो रही है सिर्फ टेक्सटाइल में 500 मिलियन डॉलर पर मंथ। इसके मतलब $6 अरब आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। और बड़ी वाज़ेह बात है कि जब बिजली महंगी हो गई, जब उनको गैस की सप्लाई बिल्कुल सही है, जब आप कंक्लूड कीजिएगा। एनर्जी महंगी, कर्जे और सारा कुछ देखें। चीमा साहब कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ज़राअत में डीजल महंगा हो गया, तकरीबन आप कह जा रहा है 300 रुपए में। चीमा साहब मैं जरा इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं सर सरदार साहब। देखिए चीमा साहब जब आए थे तो 60 रुपए लीटर था डीजल, और ये जब गए हैं तो पहले 150 पे था। 60 रुपए तो नहीं, 68 रुपए था ना, 68 रुपए था 18 में। 100 के आसपास है सर। नहीं 100 रुपए के जब नून लीग की गवर्नमेंट गई 68 रुपए। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कर्जे 24,000 अरब कर्जा लिया है इमरान खान साहब ने। कर्जे तो वो चढ़ा के गए, हमने 2.5 महीने में कौन सा, हमें तो ये पहला आया है ये जो चाइना की तरफ से आज आया है, हमने कौन से कर्जे इसमें चढ़ा दिए हैं। और जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.5% होगी इंशाल्लाह, सारे मामलात ठीक होंगे। कोई इन फ्यूचर वो 2 पे जा रही है सर देखें ना, इन फ्यूचर वो 2 पे जा रही है। फिगर्स जो है वो सारे चीमा साहब जो बता रहे हैं, अब मैं उनको डिनाई तो नहीं करता, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो उनके अपने फिगर्स हैं, वो दे सकते हैं, मैं उनको उस पर क्या कह सकता हूँ। सर सादा जबान में एनर्जी तो हर चीज पे इंपैक्ट तो जाएगा। एनर्जी ये आप देखें ना, 4.25 साल में इमरान खान साहब ने एनर्जी कितनी महंगी की, वो निकालें परसेंटेज। हमने फौरी से ये की, लेकिन जब हम सिरे लगेंगे उस वक्त आपने हमारी परसेंटेज निकालनी है कि हमने एनर्जी कितनी महंगी की। अब ये 2.5 महीने की जो एनर्जी महंगी है, पेट्रोल डीजल ज्यादा महंगा हुआ है, उसको उठा के आप उससे कर रहे हैं, कर्जों के हवाले से आप कर रहे हैं। लास्ट कमेंट कितने कर्जे लिए, कितने 47 से लेकर खास्ता आप नाकाम हो जाते हैं तो ये नाकामी पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका होगी या सिर्फ नून लीग की होगी? देखें, खुदा न खास्ता हम नाकाम हो जाते हैं तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की नाकामी होगी सारी। और अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो ये सबकी कामयाबी। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब और सरदार सलीम। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुपर टैक्स क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, डॉक्टर फारूक सलीम साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बजट की मंजूरी तक कई नए इकदाम मौजूदा हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे और जो माशी सूरत हाल है इस वक्त इस मुल्क की, कई ऐसे इकदाम हैं जो आपको मुस्तकबिल करीब में होते दिखाई देंगे। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से खिताब भी किया और साथ ये भी बताया कि 10% सुपर टैक्स लगाया जाएगा 13 मुख्तलिफ शोबों पर, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बड़े ज़ोर शोर से देखी और खेली जाती है, पसंद भी की जाती है, तो क्रिकेट में भी एक सुपर ओवर होता है। इमरान खान साहब तकरीबन 4.25 साल इस मुल्क में क्रिकेट के हवाले दे के हुकूमत चलाते रहे, तो इमरान खान साहब की याद को ताज़ा करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने भी टैक्स को सुपर टैक्स का नाम देते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि जो बजट खसारा है उसको एक तो कंपनसेट किया जाएगा और दूसरा
ये जो टैक्स नया सुपर टैक्स जिसको नाम दिया है वो गरीब आवाम पर नहीं होगा, ये उन बड़े तबकों पर होगा जो जिसको पाकिस्तान का अमीर तबका समझा या कहा जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, ये जो आज का टैक्स अनाउंस हुआ है, इस टैक्स से इम्पैक्ट क्या होगा और जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं, जिन ख्वाहिशात का इजहार वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, क्या वो अचीव हो पाएंगे सर अगले एक साल में टैक्स को लेकर? जी अदनान साहब, दो सवाल आपने किए हैं और मैं समझता हूँ दोनों ही बड़े वैलिड सवाल हैं। देखिए, पहला जो सुपर टैक्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि बुनियादी 3 सवाल उठते हैं कि हुकूमत ने ये टैक्स क्यों लगाया। जैसे आपने पूछा कि इस टैक्स का असर क्या होगा और क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स। तो ये टैक्स क्यों लगाया, इसका आई थिंक आपने अपने इब्तिदाइये में कुछ जवाब भी दिया कि बजट का जो खसारा है उसको पुर करना है। मैं समझता हूँ कि जो नया रेवेन्यू टारगेट हद जो है, जो IMF के साथ सेटल किया गया है 7.4 खरब रुपए का, ये 400 और कुछ अरब रुपए जो इजाफी इकट्ठा करना है, ये उसमें मदद करेगा। जो सुपर टैक्स जिसको आपने कहा सुपर टैक्स से लगा, इसका असर क्या होगा अवाम के ऊपर? मैं समझता हूँ कि इसका महंगाई के ऊपर असर नहीं होगा। इसके नतीजे से महंगाई मजीद नहीं बढ़ेगी और उसकी वजह यह है कि ये टैक्स लगाया जा रहा है उन कंपनीज के ऊपर जो 15 करोड़ से ज्यादा कमाती हैं और ये उनकी माजी की आमदन के ऊपर लगाया जा रहा है। अगर ये मुस्तकबिल की आमदन के ऊपर लगाया जाता तो फिर उनके पास ये चांस था कि वो ये वाला टैक्स जो है वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल कर दें और उस मुंतकिली के नतीजे में मजीद महंगाई हो जाए। तो यहाँ पे ये वन टाइम टैक्स है, सिर्फ एक ही दफा लगना है और ये जो माजी की इनकम है ये चीज समझाइएगा सर, ये चीज समझाइएगा। कुछ सुबह से यही डिबेट चल रही है कि अगर आम सारिफ से वो ये कंपनीज या ये जो मुख्तलिफ शोबे हैं जब टैक्स पे कर रहे होंगे, आम सारिफ से नहीं लेंगे तो कहां से कलेक्ट करेंगे? या ये कौन सा हातम ताई बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस पे तो असर नहीं डाल रहा बट टैक्स दे रहा है, पर कहां से दे रहा है फिर? देखिए अदनान साहब, वो आमदन उन कंपनियों की जो इस साल, इस माली साल में खत्म हो गई, जो पिछले 11-12 महीनों में आमदन कमाई गई है, उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर ये माजी की आमदन के ऊपर लगाया जा रहा है तो फिर वो बिजनेसमैन या वो बिजनेस जो है वो माजी की बुनियाद के ऊपर तो सार्फिन को अपना टैक्स ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। अगर ये मुस्तकबिल की आमदन के ऊपर लगाया, अगर फ्यूचर की आमदन के ऊपर लगाया जाता तो फिर वो बिजनेसमैन या वो बिजनेस जो है, जो कंपनी जो है, वो टैक्स सार्फिन के ऊपर डाल देती कि जी हमारे ऊपर हुकूमत ने ये टैक्स लगाया, अब हम आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये पास्ट की जो माजी गुजर गया है उसकी आमदन के ऊपर लगाया जा रहा है। तो अब उनके पास, बिजनेसेस के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो अपने सार्फिन के ऊपर ये टैक्स लगा सके। अब तीसरा सवाल जो था कि असर, कि ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स है जी। आप अगर, मैं अभी देख रहा था PTI का जो इलेक्शन का मंशूर था 2018 का, मैं उसको खोल के पढ़ रहा था क्योंकि मुझे याद था कि उन्होंने कहा था कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। तो एक तो ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ये आमदन के ऊपर है और इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स है। ये मंशूर में, PTI के मंशूर में ये लिखा गया था कि वो ये करेंगे, लेकिन वो अपने 3.5-4 साल की हुकूमत में ये नहीं कर पाए। अब हमारे यहाँ एक वो रिवाज बन गया है, सियासी रिवाज बन गया है कि आप ऑपोजिशन में होते हुए जिसको सपोर्ट करते हैं, जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उसके मुखालिफ हो जाते हैं, या हुकूमत में होते हुए जिस चीज को सपोर्ट करते हैं जब हम ऑपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर उसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो ये अच्छा टैक्स है क्योंकि ये अमीरों के ऊपर लगाया जा रहा है और ये अच्छा टैक्स है क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, ये भी सर ये भी क्लियर कर दें क्योंकि आपने कहा ये पिछले साल की उनकी आमदन को, यही मिफ्ता साहब ने भी यही बोला था। पर सर सवाल ये है कि ये टैक्स तो अब अगले साल में कलेक्ट होना ना, वो तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं अपनी साबिका इनकम पे, उस पर दोबारा टैक्स तो नहीं देंगे, वो तो अगली इनकम पे टैक्स देंगे। अब देखिए, ये जो माली साल खत्म हो रहा है, अभी जून का महीना आ गया, जून की 30 तारीख को माली साल खत्म हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी जो हैं उनका माली साल भी, उनका फाइनेंशियल ईयर वो भी जून में खत्म होता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका दिसंबर में खत्म होता है। लेकिन ये माजी की आमदन जो है, अगर उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं और फ्यूचर के ऊपर जब नई आमदन आएगी
तो आपका कहना यह है कि वो जो नई आमदन आएगी उसमें वो कंपनी कोशिश करेंगी कि जो पिछले साल उन्होंने टैक्स लिया है उसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो मुमकिनात में से है कि शायद कुछ कंपनीज ऐसे करें, लेकिन होता यह है कि जब कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर तो आपके पास आजादी नहीं होती कि आप अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दें। अगर एक शुगर मिल कीमत बढ़ाती है और दूसरी कीमत नहीं बढ़ाती तो फिर इसकी सेल खत्म हो जाए। सर वेरी श्योर, वेरी फाइन सर। डॉक्टर साहब, आई कैन नॉट चैलेंज यू बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, बट मेरी ख्वाहिश है जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, आम सार्फ पे उसका असर ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा, मुझे याद है जिस दिन बजट पेश हो रहा था, आप मेरे शो में थे, डॉक्टर सलमान शाह साहब भी थे, उस दिन ये बात हुई थी कि इस मुल्क के अंदर 3 से 4 हजार अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। जो टैक्स चोरी हो रहा है उसको टैक्स नेट में लाने की बात नहीं की जा रही। ये जो प्लान दिया इन्होंने, मेरी नाक़िस अकल मुझे ये बता रही है कि जो टैक्स ऑलरेडी पे कर रहा है ये छुरी उसके ऊपर चला दी गई है। सर ये बात आपकी दुरुस्त है कि टैक्स नेट बढ़ाया नहीं जा रहा, अभी ऑलरेडी जो नेट में है उनका टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं अदनान साहब शुरू से टैक्स बढ़ाने के मुखालिफ रहा हूं और उसकी वजह यह है कि आज से कोई 12 साल पहले 1000 और 500 अरब का टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा होता था। आज हम जमा करने चले हैं 7000 अरब। इसका मतलब जो टैक्स देने वाला है पाकिस्तान के अंदर वो तो टैक्स बेशुमार दे रहा है जी। अगर 10-12 सालों में आप 1500 अरब से 7000 अरब पे चले गए। देखिए इस साल हुकूमत हमें बता रही है कि 6000 अरब का जो हद है वो पूरा कर लिया जाएगा। आज से 12 साल पहले ये 1500 अरब होता था। अब देखिए पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत टैक्स दे रहा है। अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा तो इनडायरेक्ट तो दे ही रहा है ना, सही कह रहे हैं, फंस जाता है। सही कह रहे हैं। तो अब ये बात तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो टैक्स इस्लाहात की हम बात करते हैं और सभी लोग ये बात करते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इस वक्त तकरीबन 70% तक चला जाता है, वो कम होना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो टारगेट होता है वो गरीब तरीन तबकात होता है। मतलब सादा लफ्जों में जो काम करने वाला था वो मिफ्ता इस्माइल साहब और ये पाकिस्तान की सबसे एक्सपर्ट टीम जो है फाइनेंस की वो नहीं कर रही, जो नहीं करना वो कर रही है। आप भी यही कह रहे हैं, मेरी इस थ्योरी को मान रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस हुकूमत की तरफ से ये कोशिश जरूर की जा रही है कि डायरेक्ट टैक्स मजीद डाला जाए और मजीद इकट्ठा किया जाए। ये इनकम के ऊपर टैक्स है। देखिए हम हमेशा से ये नारा लगाते हैं कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। ये टैक्स जो है ये 15 करोड़ से शुरू होता है, उसमें 1% लगता है, फिर ये 25 करोड़ तक जाता है, फिर ये 30 करोड़ तक जाता है और शरह जो है टैक्स की वो बढ़ती जाती है। तो ये तो आप यकीन कीजिए पिछले 50 साल से सब लोग नारा लगा रहे हैं कि अमीर के ऊपर टैक्स लगाओ। तो ये अमीर के ऊपर अब टैक्स लगाया जा रहा है तो फिर कहा जा रहा है कि जी गरीब जो है वो पिट रहा है। ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, टाइम कम है। फारूक साहब बार बार ऐसा कह रहा है कि टाइम खत्म हो रहा है। 2 चीजें पूछने सर आपसे। एक तो ये बताइए कि चीन से जो हमें पैसा मिल रहा है 2.3 अरब डॉलर, इससे फर्क क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा इससे कि नहीं होगा? सर देखिए अदनान साहब, अप्रैल की 11 तारीख जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, उस दिन हमारे सरकारी बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास 10.4 अरब डॉलर पड़े, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क और हमारे पास 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। अब मैं अपने घर में, अदनान साहब आप अपने घर में, हम 5-6 महीने साल की आमदन सोचते हैं कि हमने इखराजात करने हैं, आमदन कहां से आएगी। तो ये मुल्क होने चला था डिफॉल्ट। 11 तारीख को जो आलमी मंडियों से पैगाम आ रहा था, जिस बुरी तरह से हमारे बॉन्ड पिट रहे थे, वहां पे आलमी इन्वेस्टर ये कह रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने चला है। तो हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन थी जी? उनके पास एक तो ऑप्शन ये थी कि वो डिफॉल्ट पे चले जाएं, दूसरी ऑप्शन ये थी कि IMF का कहना मान लें, महंगाई का बोझ बढ़ा दें और डिफॉल्ट को किसी तरह बचा लें। मैं समझता हूं कि ये चीन का सवाल आपने किया, जो IMF का सवाल उठता है, इसके नतीजे में इस हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाने से बचा लिया। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मेरे डॉक्टर फारूक सलीम साहब। टाइम खत्म हो गया। आप जब भी इतना सुंदर और हिंदी का लफ्ज़ मधुर बोलते हैं, जो कानों को अच्छा लग रहा होता है, कि वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, और इसी वक्त का अंदाज़ा नहीं होगा अगर हम अपनी इकॉनमी और माशी हालात को नहीं संभालेंगे। हम डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर हैं। वक्त को बचाना है, इस कौम को बचाना है, इस मुल्क की
माशियत को बचाना है, और उसके लिए मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल तबके को मिलकर बैठना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।